मुंबई के चारों तरफ समुद्र है, पर परंतु पानी खारा है। तो मीठा पानी का एक हमारे एक अर्बन सेटअप के अंदर एक लेक हो वो एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव साइन नज़र आता था, लेकिन उसको हम क्यों नहीं कंजर्व और प्रिजर्व कर पा रहे, ये एक दुविधा, दुख भी, पीड़ा भी मन में आती थी। पीने का पानी भी हाउस बोट वाले डल लेक से लिया जाते थे, लेकिन मेरे सामने ही देखते देखते डिक्लाइन इतना हो गया कि वहाँ पीने का पानी तो लेना ही मतलब एक विचार ही छोड़ दीजिए, और इतना डिग्रेडेशन हुई। तो वो एक मन में था कि भाई ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट है ये अपने यहाँ, मैं पवई के संदर्भ में भी आ रहा हूँ, वहाँ अंदर जाती है। सबसे बड़ी निराशा मुझे हुई कि उससे सब जब डिक्लेयर हो गया कि पैसे जो हैं वो आपको एलोकेट भी हो गए हैं, डिसबर्समेंट भी शुरू हो गई है, तो बीएमसी के यहाँ पर मीटिंग हुई तो हम लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, तो उन्होंने धन्यवाद करते हुए कि आपका रोल अभी समाप्त हुआ, अब इसके आगे की इनिंग हम प्ले करेंगे। इनके ये जो प्रशासन और शासन में लोग बैठे हैं, इनकी ईगोस, इनका कि हर चीज़ में जो है हमारे हाथ में रहे, जब तक उसका निराकरण नहीं होगा तो समाज साथ में आ नहीं पाएगा। ये मेरा अनुभव पवई लेक के समय पे भी जो रहा। 1 करोड़ रुपए में अगर आज से 25 साल पहले ड्रेजिंग हो सकती थी, आज ये 30-30, 40-40 करोड़ रुपए का टेंडर निकालते हैं। उस ज़माने में ये बातें भी ध्यान में आ रही थी कि जो फिश है लेक के अंदर, वो फिश भी काफ़ी मर रही थी। कई फिश जो हैं वो मरी हुई जो हैं वो किनारे पे दिखा करती थी। तो उसका मुख्य कारण एक्सपर्ट्स ने ये बताया, क्योंकि पानी विषैला इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके अंदर पूरी की पूरी जो है आपकी सीवेज जा रही है। जो आज वहाँ पर हमें रेनेसेंस होटल दिखता है, रेनेसेंस होटल के बाहर का जो गार्डन है वो पूरी लेक की ज़मीन है। मैं दावे से कह सकता हूँ कि आप अगर वहाँ पर बीएमसी के आर्काइव्स में से लेक के असली नक्शे निकलवाइए और वो देखिए कि उसमें से कितनी जगह है जो आज लेक में है और कितनी जगह है जो इनक्रोच हो चुकी है। लोगों को जागृत करने के लिए हमारे वहाँ के ग्रुप ने पवई पे साइलेंट हैंड होल्डिंग का करना है कि भाई सेव पवई लेक, ऐसा उन्होंने कहा प्रोग्राम करेंगे। पुलिस ने कई दिन लगा के परमिशन दे दी और वो बोले बीएमसी के पास जाओ। बीएमसी के पास गए तो उन्होंने 11,000 रुपये हमसे मांगे। किस बात के कि वहाँ तुम हाथ पकड़ के खड़े रहने वाले, नाम स्टेज लगाने वाले, नाम स्पीकर लगाने वाले, लेकिन हमें तो 11,000 चाहिए। पूरे भारत में सिख गुरुद्वारों में, बड़े बड़े गुरुद्वारे हैं, उसमें सरोवर होते हैं, और वो सरोवर के जल को जो है एक प्रसाद के रूप में अमृत समझ के पिया जाता है, तो उसको उतना शुद्ध रखना पड़ता है। तो कोई सरकारी यंत्रणा नहीं आती उनको शुद्ध रखने के लिए। तो हर गुरुद्वारे में पीरियोडिकली जो कार सेवा होती है, कार सेवा में क्या होता है कि वहाँ पे वो कार सेवा के एक जो गुरुद्वारे के साथ संबंधित है, जो जत्था है, उसके बाबा जी हैं, वो लीड लेते हैं, पूरा समाज जो है वो साथ में जुड़ जाता है। जो मेरी 2 ही लाइनें उसमें कहते हैं कि इतनी तरक्की कर ली हमने पिछले कुछ सालों में, बदल के रख दी अपनी पवित्र नदियों को हमने गंदे नालों में। नमस्कार दोस्तों, मिशन मुंबई में आपका स्वागत है। बोलते हैं महाराष्ट्र, ये है चैनल, और मिशन मुंबई है हमारा हैशटैग। आज हम बात करेंगे पवई लेक की। बहुत सुर्खियों में आजकल, पर पवई लेक का पता नहीं चल रहा आजकल कि वो चरगाह है, जानवर और भैंसों के चरने की जगह है, या गोल्फ कोर्स है, या लेक है। इतना उसके अंदर वीड आ चुका है, और जैसे ही वीड आता है तो समाचार बनने लग जाते हैं, सारे न्यूज़पेपर सब पहुंच जाते हैं, और क्या हो रहा है, पवई लेक बचाओ, फिर नए ग्रुप बनते हैं पवई लेक बचाओ, और ये सालों से चल रहा है। तो जिन कई सालों से चल रहा है उसमें हमारे साथ आज जो वो कहानी बताने वाले मेरे साथ साथी हैं राजन खन्ना जी, पुराने मित्र हैं। जब मैं पवई में शिफ्ट हुआ तो मेरे सबसे पहले दोस्त, और आज तक हमारा घर के संबंध हैं। तो पवई लेक की कथा क्या, पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं। पवई लेक 1891 1891 में अंग्रेज़ों ने बनाया था, डैम बनाया वहाँ। वहाँ एक मीठी रिवर होती थी, आज भी आपने बड़ा सुना होगा, कुछ भी जब हंगामा होता है अपना फ्लड का, तो बोलते हैं ओहो मीठी रिवर मीठी रिवर। वो कभी मीठी थी, अब वो कड़वी है, टॉक्सिक है, नाला है, सब कुछ है, पर नदी तो नहीं है। वो नदी पवई लेक से निकलती है। उस नदी के अलावा वहाँ पर एक लेक है बहुत बड़ा, जो पहले उसे पानी पीना मिलता था बम्बई के लोगों को, अब वो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए होता था, अब वो वैसा ही है। तो उसके ऊपर उसको साफ़ करने के लिए, गहरा करने के लिए मिठी रिवर को 1500 करोड़ अब तक खर्च हो चुके हैं। ना तो चौड़ी हुई, ना वो गहरी हुई, ना उसका कचरा ख़त्म हुआ।
पवई लेक के ऊपर ब्यूटिफिकेशन की कॉस्ट 8 करोड़ से लेकर 34 करोड़, अलग अलग टेंडर आते हैं। हर साल एक टेंडर आता है, 2 साल में आता है, फिर वो टेंडर कहाँ जाता है पता नहीं है। कहते हैं जी हार्वेस्टर आ रहे हैं, एक हार्वेस्टर आता है, सडनली वो गायब हो जाता है। और जैसे पिछला जो हार्वेस्टर था उसका 2023 में 9 करोड़ का बजट था टेंडर, और वो 2 साल का था। बीच में कहाँ गायब हो गया था पता नहीं। फिर बहुत सारी मीटिंग हुई, फिर वो आया, जब देखा अब तो ये चरगाह बन गया है, तो एक साथ एक के बाद एक 5 हार्वेस्टर आ गए। बीएमसी को चिंता हो गई, बड़ी बदनामी हो रही है। तो ऐसे ही इस बड़े एक विचित्र प्रकार के चीज़ में फँसे हुए हैं, और उसके बारे में बात करेंगे आज। तो राजन जी, आप स्वागत है आपका। राजन जी बिजनेसमैन हैं, और इनका अपना आर्टिफिशियल टर्फ का काम है, और एनवायरनमेंट की चिंता करते हैं। और ऐसे राजन जी ने बहुत साल पहले पवई के लिए कुछ करने के लिए सोचा था, तो वहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। मैं जो मेरे साथ हुआ पिछले 3 साल उसकी बात करूँगा, राजन जी इतिहास की बात करेंगे कि कब से कोशिश शुरू हुई, भगीरथी प्रयास शुरू हुआ, लेकिन भगीरथी का कुछ अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो राजन जी बताइए, किस्सा आपको कब से पता है? देखिए, एक तो पवई लेक के संदर्भ में केवल पवई लेक की ही बात करेंगे और थोड़ा-सा विषय विस्तार में चला जाता है, क्योंकि बात सिर्फ केवल लेक की नहीं है, जल संरक्षण और किस प्रकार से हमारे जो मानव जीवन है उसमें जल का महत्व कितना है, उसकी बात आती है। तो ये सब बातें कुल मिलाकर के जब मैं पवई में रहने आया, ये 1986। 1989 की बात है। तब आया तो उस वक़्त ये जो मैं हिरणदानी में जहाँ हम लोग रह रहे हैं, वो नवा-नवा बना था, अभी कुछ ही बिल्डिंगें थी जो ऑक्युपाइड हुई थी, तो पवई लेक सामने हुआ करती थी। तब तो गार्डन ज़्यादा थे, बिल्डिंगें कम तब थी। तब ऐसा ही था। तो मन में हमेशा एक बात रहती थी कि क्यों हम लोग, क्योंकि बाहर भी एक्सपोज़र हुआ, बाहर के देशों में जाने का, और दूसरा मेरा बचपन जो निकला है, वो निकला है श्रीनगर में, कश्मीर में। तो वहाँ पर तो उस ज़माने में ये होता था कि कुदाल मारो और 3 फुट पे पानी, क्योंकि पानी पे पूरा शहर बना हुआ है। तो यहाँ पर जब देखते थे तो एक मन में एक बात का ये गर्व ये भी होता था कि हालाँकि मुंबई के चारों तरफ समुद्र है, परंतु पानी खारा है। तो मीठा पानी का एक हमारे एक अर्बन सेटअप के अंदर एक लेक हो, वो एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव साइन नज़र आता था, लेकिन उसको हम क्यों नहीं कंज़र्व और प्रिज़र्व कर पा रहे, ये एक दुविधा, दुःख भी, पीड़ा भी मन में आती थी। तो ऐसी बातें चलती थी। उसके बाद में तुरंत क्या हुआ कि लोकल जो कुछ अपने पॉलिटिशियन थे, कुछ वहाँ के अपने एमएलए थे, कभी पवई बचाओ आंदोलन आना, कभी कोई आंदोलन आना, तो जितनी थोड़ी बहुत ही सहभागिता होती थी उतना जितना होता था वो करते थे। 1999 इलेक्शन जब हुआ पार्लियामेंट का, उसमें अपने यहाँ से किरीट सोमैया जी जो है वो इलेक्ट होकर के आए, अपने यहाँ के खासदार करके। तो ये उसके 2 साल बाद की बात है कि मेरा पुराना संपर्क था उनके साथ में, तो उन्होंने एक ऐसा प्रपोज़ल दिया कि पार्लियामेंट में क्या है कि जो एक नेशनल लेक कंज़र्वेशन जो एक बॉडी है, उसमें हम पवई लेक को भी शामिल कर सकते हैं। कुल 9 झीलें अखिल भारतीय स्तर के ऊपर उस वक़्त पार्लियामेंट में ने ली थी, कभी इनको हम लोग जो है वो रिवाइव करेंगे। तो उसमें एक पवई लेक और पिटीशन हम एक दाखिल करना चाहते हैं। तो मैं एक नागरिक के नाते, वहाँ का मैं रेज़िडेंट हूँ, तो एक नागरिक जो है वो पिटीशन वहाँ पर पार्लियामेंट में दाखिल करेगा, और उसका जो जनप्रतिनिधि के नाते जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें किरीट भाई और फिर सरदार तारा सिंह जी जो थे, वो असल में मुलुंड भांडुप के क्षेत्र के अपने एमएलए थे। लेकिन ये लेक का जो भौगोलिक रूप से ज़्यादा जो इसका हिस्सा है वो वहीं जाता है, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाता है, तो वो भी साथ में आए। तो हमने 3 जन ने पिटीशन जो उस वक़्त वहाँ पर फाइल की। अब उसमें ये 25 साल पुरानी बात हो गई है, करीबन 2001 की। असल में उन नवंबर 2000 को ये एंड उसमें दाखिल हुई थी, और पवई बचाने की सिल्वर जुबली चल रही है। हाँ, और उसके बाद में जब वो सब आने शुरू हुए तो उसका जो उस वक़्त जितनी मैंने स्टडी की थी कि भाई कारण क्या है कि ये सब इसको हम क्यों नहीं बचा पा रहे, क्या-क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो देखा कि आस-पास के जो बिल्डर हैं, वो तो पूरी डेब्रीज़ भी उसमें ही डाल रहे हैं। तो उसमें 2 बातें आती थी, एक तो उनको उसकी परवाह नहीं है, वो तो बात समझ में आई। माल तो बेचेंगे,
कि भाई लेक फेसिंग करके हमारा जो है प्रोजेक्ट आ रहा है, लेकिन डेब्रिस जो है वो वहाँ पर डालेंगे। एक तो वो दिखती थी, दूसरा चारों तरफ ग्रीन ही ग्रीन दिखता था, नीला पानी तो दिखता नहीं था। और तीसरा जो पता लगा कि जिसका थोड़ा बहुत मुझे व्यक्तिगत अनुभव पहले से इसलिए था क्योंकि मैं कश्मीर रहता था, मैंने डल लेक का जो एक किस्म की डिग्रेडेशन देखी हुई थी वो मेरे ध्यान में था यहाँ पे, क्योंकि वहाँ थोड़ा कुछ शब्दों में बताऊंगा कि बचपन में 1970 का दशक में डल गेट से लेकर नेहरू पार्क तक और फिर उसके आगे भी निशात तक स्विमिंग कॉस्ट्यूम हुआ, जो कंपटीशन हुआ करते थे। और हमने तो बचपन में पूरा निकाला, वहाँ पर जो बैथिंग बेड्स होती थी वहाँ पर वाटर स्कीइंग करके इतना बढ़िया पानी होता था। और मेरे देखते ही देखते बाद में मैं जब वहाँ गया तो देखा कि इतना वाटर हेसिंथ है कि आप पानी के अंदर 2 फीट, क्योंकि पानी उसमें क्या है कि रिप्लेनिशमेंट पानी की पूरा साल चलती रहती है। ये चश्मे शाही का पानी भी जो आता है उसमें आता है, निशात का भी उसमें आता है। तो पहाड़ों से जो पीछे उसके जो रेंज है पर्वत की, तो उसमें से सारा जबरवन उसको कहते हैं, जबरवन का पूरा पानी लेक में आता है, पूरा सान रिप्लेनिश होता है। तो आपको ऊपर का सतह है तो बहुत ही बड़ा निर्मल और प्रिस्टीन लगेगा, लेकिन आप 2 फुट नीचे देखोगे तो वाटर हेसिंथ है। तो उसका जो मुख्य कारण ये था कि श्रीनगर शहर की आबादी भी बढ़ रही थी, उसकी भी पूरी ऑर्गेनिक वेस्ट जो है इसमें जाती थी, और हाउस बोट्स भी जो अंदर हैं उनकी भी पूरी ऑर्गेनिक वेस्ट वहाँ जाती थी। और हाउस बोट का मैंने स्वयं मेरे आंखों से देखा था कि पीने की पानी, आप टूरिस्ट बाहर से जाते थे और वो हाउस बोट में रहते थे तो पीने का पानी भी हाउस बोट वाले डल लेक से लिया जाते थे। लेकिन मेरे सामने ही देखते देखते डिक्लाइन इतना हो गया कि वहाँ पीने का पानी तो लेना ही, मतलब एक विचार ही छोड़ दीजिए, और इतना डिग्रेडेशन हुई। तो वो एक मन में था कि भाई ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट है ये अपने यहाँ, मैं पवई के संदर्भ में भी आ रहा हूँ, वहाँ अंदर जाती है। तो उस वक़्त करीबन 17 नाले थे जिनकी अनट्रीटेड सीवेज जो है अंदर जाया करती थी। उसमें से आईआईटी परिसर की भी पूरी वेस्ट जो है वो अनट्रीटेड वेस्ट अंदर ही जाया करती थी। अब उसमें सबसे पहले तो ये आया कि कितने भी आप प्रयास कर लीजिए इसको रिवाइव करने की, कर लोगे, लेकिन ऑर्गेनिक मटेरियल जाता रहेगा तो वापस से ये जो है वो डिग्रेड होती रहेगी। तो वापस से आप जो काम किया 2 कदम आगे गए, 4 कदम पीछे आ गए, तो होगा नहीं। तो सबसे पहले तो जो इसमें गलत हो रहा है वो अपने को, तो एक मैं कभी भी ऐसा जैसे एक पर्यावरण है, ये अपने आप में एक क्षेत्र है, इसमें लोग काम करते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं। मैंने कभी ऐसा नहीं पाया कि मैं कोई पर्यावरण का किसी प्रकार का एक्सपर्ट हूँ। मेरे को एक आम नागरिक के नाते जो मेरे अनुभव थे या मेरे मन में काम करने की कोई इच्छा थी, उसको उतने ही दायरे में मैं रहा। तो मैंने उसमें एक साधारणतया एक बात इनको रखी कि भी R3 फार्मूला यहाँ पर अपना होना चाहिए। पहला तो क्या, रिस्टोरेशन, जो इसकी ओरिजिनल बाउंड्री है वो रिस्टोर होनी चाहिए लेक की। उसका दूसरा जो था उसका रेक्टिफिकेशन में ये है कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट हम अंदर डाल रहे हैं वो बंद होनी चाहिए। और तीसरा था रिवाइवल, कि इसको रिवाइवल हमने कैसे करना। तो R3 बड़ा सिंपल एक बात रखी, क्योंकि नागरिकों को भी साथ में लेना था। उस वक्त लोगों के मन में भी इच्छा थी, कई ऐसे मंडलियाँ आती थी जो साथ में जुड़ती थी, और फिर BMC के पास जाकर के जब बात लेके जाते थे तो ये बात रखते थे। तो हुआ ऐसा कि सबसे पहले तो मैं आपको एक अनुभव ये बताता हूँ कि पार्लियामेंट में से एक डेलीगेशन आया यहाँ पे। वो डेलीगेशन का मीटिंग हुआ आईआईटी के परिसर में। आईआईटी में उस डायरेक्टर मिश्रा साहब थे, उनका काफ़ी अच्छा, उनका और एक मैं नाम और लेना चाहूँगा, आईआईटी के एडमिनिस्ट्रेटर थे उस वक्त ममता पुरकर जी, उनका भी, और एक उनकी पीआरओ थी मैडम दीक्षित। क्योंकि वो अक्सर ऐसा होता है जिन लोगों के इन प्रकार के कार्यों में बड़े पॉजिटिव सहभाग होते हैं उनके नाम याद रह जाते हैं। तो उनका सबका सहयोग रहा, और उसमें हमने जब काम शुरू किया तो एक जो पहली इन कैमरा मीटिंग हुई तो वसुदेव आचार्य जी, ये सीपीएम के पार्लियामेंटेरियन थे, उनके नेतृत्व में एक डेलीगेशन यहाँ पर आया। अब चूंकि बाकी 2 जन, तारा सिंह जी और किरीट भाई, ये दोनों पॉलिटिशियन थे, तो मैं एक साधारण नागरिक के नाते, एक रेजिडेंट के नाते मैं उसमें शामिल था। तो मेरे को उन्होंने क्वेश्चन वहाँ पर किया कि हैव यू गॉन टू एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग बिफोर यू केम डायरेक्टली टू पार्लियामेंट। तो मेरा एक सिंपल सा सवाल था, विदाउट मीन्सिंग माई वर्ड, मेरा जवाब था, मैं कहा सर, यू आर द हाईएस्ट सीट इन डेमोक्रेसी, वी हैव कम टू यू, वेयर वाज द नीड टू गो टू सम अदर प्रोसीडिंग्स। तो उन्होंने, वसुदेव आचार्य जी ने, बाद में बाकी का सारा जो काम आगे हुआ वो किरीट भाई ने बहुत उस वक्त इंटरेस्ट लिया, काफ़ी उन्होंने मेहनत भी की। तो अंततोगत्वा ऐसा हुआ कि पता लगा कि सेंटर ने अपने को वहाँ से 6
14 करोड़ तो शायद उन्होंने सैंक्शन किया था, और जो डिसबर्समेंट थी 6.62 करोड़ की, जहाँ तक मेरे को ध्यान है, फिगर्स हो सकता है गलत भी हों, वो उन्होंने डिसबर्समेंट की। हम बड़े खुश हो गए कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर इन्होंने जो है सरकार की तरफ से आ गया, अब तो बीएमसी जो है वो काम करवाई। तो सबसे बड़ी निराशा मुझे हुई कि उससे ये सब जब डिक्लेयर हो गया कि पैसे जो हैं वो आपको एलोकेट भी हो गए हैं, डिसबर्समेंट भी शुरू हो गई है, तो बीएमसी के यहाँ पर मीटिंग हुई तो हम लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, तो उन्होंने धन्यवाद करते हुए कि आपका रोल अभी समाप्त हुआ, अब इसके आगे की इनिंग हम प्ले करेंगे। तो हमें सबसे पहले तो झटका ये लगा कि भाई इसमें भी हमारी जो सहभागिता एक होनी चाहिए एक, तो वो उसमें एक इन्होंने दी एंड कर दिया है। दूसरा, हमने जानने का प्रयास किया कि भाई आप करेंगे क्या, ठीक है। तो उसके बारे में वो बहुत उस वक़्त जो थे वो ट्रांसपेरेंट नहीं थे। कुछ बायो रेमेडियल ट्रीटमेंट के बारे में बात चल रही थी। उसके अगले की कुछ जो मीटिंग हुई तो मैंने उनको एक अगेन कि नो एक एक्सपर्ट के नाते नहीं, एक इस नाते कि हाँ, मुझे जहाँ तक ध्यान है कि जब तक आप ड्रेजिंग नहीं करोगे तो इसका जो है इसकी डेप्थ रिटेन नहीं होगी, डीसिल्टिंग नहीं करोगे, जो वाटर हेसिंथ आती रहेगी, वीड्स आते रहेंगे, बायोरेमेडियल का कोई आपका वो पर्पज़ नहीं है। उस ज़माने में ये बातें भी ध्यान में आ रही थी कि जो फ़िश है लेक के अंदर, वो फ़िश भी काफ़ी मर रही थी। कई फ़िश जो हैं वो मरी हुई जो हैं वो किनारे पे दिखा करती थी। तो उसका मुख्य कारण एक्सपर्ट्स ने ये बताया, क्योंकि पानी विषैला इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके अंदर पूरी की पूरी जो है आपकी सीवेज जा रही है। तो हमने एक बात जो है आईआईटी वालों को कन्विंस करने में हम कामयाब हो गए कि भाई आपके पास में कोई फंड्स की कमी तो है नहीं है, तो आप इधर उधर मत देखिए, तो कम से कम आपके यहाँ से जो सीवर जाती है वो जो म्यूनसिपैलिटी का मेन जो यहाँ पर सीवर है उसके साथ में तो कनेक्ट करवा दो। इसका थोड़ा सा ऐसा है, देखिए जो अभी जेवी एटीपी भी है। हाँ जी, उनका अपना एटीपी अब तो। हाँ, तो उन्होंने वो सारा एक अच्छा काम किया कि उसको मेन सीवर के उस ज़माने में शायद 1 करोड़ रुपया खर्चा आया था, बहुत सराहनीय उनका कदम रहा। हीरानंदानी परिसर में उन्होंने अपना सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया था। अब देखिए कि लगभग 1 मिलियन लीटर जो सीवेज अगर मान लो आपका है उसको आपने ट्रीट करना है, आपने प्लांट की कैपेसिटी भी उतनी लगा दी, लेकिन आप उस प्लांट को 10 या 20% की कैपेसिटी पे चलाते हो, तो वो मैकेनिज्म कारण क्या? वो मैकेनिज्म आपका खर्चा, क्योंकि प्लांट चलाने का खर्चा है, दिखाने का तो दिखा दिया आपने, लोगों को देखिए कि हमने तो प्लांट लगाया हुआ है, तो वो कितनी कैपेसिटी का जा रहा है और कितनी अंदर जा रही है। उस जमाने 17 जो है सीवर्स और कल्वर्ट्स से जो अंदर सीवेज लेके जाया करते थे, लेकिन आज की स्थिति में कम से कम उस मामले में ये है कि सीवेज जो है वो अंदर नहीं जा रही। 2 नालों की जा रही है अभी, बाकी बंद कर दी है। हाँ, बाकी लगभग जो है वो बंद हुए। थोड़ी इसकी मैं इतिहास और भूगोल में थोड़ा और जाऊंगा इसके। मैंने उस वक्त जो पेपर निकलवाए थे उसमें ये था कि ये जैसे आपने बताया 1891 में ये लेक बनी। 1905 में उस वक्त जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने यहाँ का एक नक्शा बनवाया था। वो नक्शे के हिसाब से जो 765 हेक्टेयर लेक का एक्सपांस था, और जब हमने इसमें दिशा में कुछ काम करना शुरू किया तब काफ़ी छोटी हो चुकी थी। तो ये भी पता लगा कि कई जगह पर एडवर्टेंट, कई जगह पर इनएडवर्टेंट इंक्रोचमेंट हुई है। एडवर्टेंट तो ये थी कि जो आज वहाँ पर हमें रेनेसेंस होटल दिखता है, रेनेसेंस होटल के बाहर का जो गार्डन है वो पूरी लेक की ज़मीन है, पूरी की पूरी। उस वक़्त मैंने थोड़ी सी कोशिश की कि भैया सब, जैसे मैंने कहा कि रिस्टोरेशन, तो रिस्टोरेशन ये है कि पहले जो लैंड आपकी इधर उधर कट गई है, लेक का जो एक्सपांस है पहले वो तो वापस लीजिए। तो वो उस वक्त तो उनको काफ़ी ज़्यादा वो रिपल्स वहाँ क्रिएट हुए, और बाद में वो बात जो है वो कहाँ कहाँ गई, वो राजनीति के कॉरिडोर में जाकर के वो बात गुम हो गई। लेकिन ये बात आज भी मैं दावे से कह सकता हूँ कि आप अगर वहाँ पर बीएमसी के आर्काइव्स में से लेक के असली नक्शे निकलवाइए और वो देखिए कि उसमें से कितनी जगह है जो आज लेक में है और कितनी जगह है जो इनक्रोच हो चुकी है। उसके अलावा फिर मैंने आपको इनएडवर्टेंट जो इनके निकल गई, वो कैसे निकल जाती है कि एक वापस से मैं, क्योंकि मेरे को ध्यान था डल लेक का, उसमें कई आइलैंड्स बन जाते थे इस प्रकार से। वो ऐसा होता है कि जब आप वाटर हेसिंथ को रिमूव नहीं करते हो तो जो
फ्लाइंग जो एक प्रकार की जो सॉइल होती है ना, वो वहाँ डिपॉजिट होती रहती है। तो इस प्रकार से छोटे छोटे उसमें आइलैंड्स भी बीच बीच में तो बन आइलैंड जाते क्या, हैं। सारा पवई का सारा साइड का सारा इलाका तो ऑलरेडी वो, मैंने कहा ना कि भैंसें चलती हैं उसके, और अभी वो ऐसे के ऊपर बिल्कुल अभी वो लेक नहीं रह गया वो। बिल्कुल चलती हैं। अच्छा, वो जो मामला है कि जो आईआईटी के, देखिए ये लेक के उत्तर में जो संजय नेशनल पार्क के, आईआईटी का भी कोई हिस्सा अलग से हाँ और गया है। हाँ, कई कई मैं तो कहता, अगर आईआईटी का पुराना आप नक्शा निकाल लो, जो ओरिजिनल 1956-57 में पंडित चंद्रभान शर्मा ने सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया था, आप देख लीजिए उसमें से यहाँ पर जो लेक के हिस्से हैं वो बड़े ही वो मिलेंगे आपको। उसमें मैं ये नहीं कहता कि आईआईटी ने किसी प्रकार से कोई विलफुल इसमें इंक्रोचमेंट किया, ये नेचुरल प्रोसेस होती ही है कि आपको उसको रिस्टोर करना है तो आपको ड्रेजिंग करनी पड़ेगी, और दोनों चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री हैं। वाटर हेसिंथ है, आपने नहीं निकाले तो वहाँ पर जो है आपकी जो है वो डेप्थ कम होती जाएगी, और हाँ, अगर जमीन मिल जाएगी। डीसिल्टिंग नहीं की आपने तो वहाँ पर वाटर हेसिंथ आती रहेगी। तो ये तो तो आपने कब पल्ला झाड़ लिया इससे? मैंने पल्ला झाड़ा इससे, यही जब इन्होंने बीएमसी ने ये कहना शुरू कर दिया कि हम ड्रेजिंग वगैरह नहीं, पहले बायो रिमेडियल करेंगे, तो मेरे ख्याल से वो बड़ी ओपेक चीज़ थी। और साल में जिस लेक में 4 महीने निरंतर पानी जाता हो, उसको आपको इस प्रकार की प्रोसेस से, मैं जहाँ तक समझता हूँ, रिवाइव करने की इतनी ज़रूरत नहीं थी। हाँ, अब उनका कहना है कि अगर हम ड्रेज करेंगे, वो जो मिट्टी निकलेगी उसको, मिट्टी को निकाल के लेके जाने का 1 करोड़ों का खर्चा है, तो हम तो ड्रेजिंग नहीं मैं करेंगे। आपको आज ही सोल्यूशन बताता हूँ, ये करने को तैयार हो जाए, हम्म, आसान है, कोई कुछ में बड़ी बात नहीं है। ये सोल्यूशन तो देखिए, उनको चाहिए ना, उनको हाँ प्रश्न चाहिए हाँ ना। हाँ, देखिए ऐसा है कि आप वहाँ पे जो आप करोड़ों रुपए इधर उधर खर्च करते हो ना, आप कुछ भी ना करो। सोलर सोलर अगर आप वहाँ पर कोई भी आप बैटरीज लगा देते हो, वो ग्रिड में आप पावर दे दीजिए, और बाद में आप यहाँ पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल ही डिप्लॉय करो, जो यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, यहाँ से लेकर के साल्ट पेन जो पड़ती है ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के आगे की जगह पे आप, क्योंकि देखिए इसकी दोनों चीज़ें, इसकी जो सिल्ट है वो भी इतनी उपजाऊ होती है कि आप जहाँ पर डालोगे और जो उगाओगे आप वहाँ पर, वो सोना वहाँ पर उगेगा। और जो इसकी हेसिंथ भी है, वो भी एक फर्टिलाइज़र के तौर पे काम आती है। तो आप ये दोनों काम करो ना, आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करो, आपने जो पैसा वहाँ पर खर्चा करना है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, वो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करो, आप सोलर प्लांट लगा दो, ग्रिड में दे दो, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी लेकर इलेक्ट्रिकल व्हीकल ऑपरेट करो, 10-15 आप लगा दो वहाँ पे। आजकल तो जो है वो हैवी ड्यूटी भी मिलते हैं, उसमें से सिल्ट लेके जाओ और डाल दो वेस्टर्न एक्सप्रेस ईस्टर्न एक्सप्रेस के वो साइड में। ये तो मैंने 2 शब्दों में समझा दिया, और एक्सपर्ट्स के पास में तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ज्ञान है। एक्सपर्ट्स के बारे में मैं बताता हूँ, आपने तो पल्ला झाड़ लिया, हम कुछ मूर्ख हैं, हमने दोबारा पल्ला पकड़ लिया। तो 3 साल पहले हमने शुरू किया हलचल। तो हलचल शुरू की, बीएमसी में जाके बात की, हम कईयों को मिले, फिर हम आईआईटी वालों को मिले, आईआईटी के एलुमनी है, उन्होंने एक पीएलआरएफ पवई लेक रिजुविनेशन ऐसा फाउंडेशन खड़ा किया है, उनसे बातचीत हुई। हम जाके मिले, मैंने आनंद मल्लिगावड़ करके बेंगलोर के बहुत एक मशहूर व्यक्ति हैं, इंजीनियर हैं, 13 लेक उन्होंने बेंगलोर में रिवाइव किया है। उनको बुलाया, वो आए, उन्होंने सारा देखा, बोले कि मैं बना सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। और सारा ऑर्गेनिक उनका सॉल्यूशन, उसके अंदर कोई इनऑर्गेनिक सॉल्यूशन नहीं, कोई मैकेनाइज नहीं, सारा उन्होंने कहा कि हम कर सकते हैं। और वो उन्होंने सब बताया, तो हम गए मिलने के लिए। तो पहले तो मीटिंग नहीं मिलती, आपको पता है। फिर जो उस समय के थे एएमसी, वो वेला रसू नाम के एक व्यक्ति थे, उनको हम 16-17 लोग गए, हमने प्रेजेंटेशन दी, अपनी अपनी बात की। जैसे होता है बीएमसी में कि सारे अफसर आके बैठ जाते हैं, बड़ा इंप्रेसिव होता है। आप जब बीएमसी आपने देखा होगा, छोटे बड़े सारे अफसरों को बिठा देते हैं, आपको लगता है बड़े वीआईपी हो आप। तो जब मैं दिखा रहा था तो हंसने लग गए। मैंने कहा, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कहा हंस क्या रहे हो, मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ, सस्ता सोल्यूशन बता रहा हूँ, ऑर्गेनिक से और नेचुरल सोल्यूशन बता रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं हंस नहीं रहा था, मैं तो कह रहा था ऐसे कैसे होगा, हम तो लेक को छेड़ नहीं सकते वगैरह। उसने कहा, उसने बात टाल दी, उसने सोल्यूशन देखा ही नहीं। उसके बाद में वो कहने लगे आईटी वालों को, तुमने पीआर डाल दिया था जब हम साइकिल ट्रैक बनाने वाले थे, साइकिल की ट्रैक कहानी की आपने कहा नहीं। आपको पता ही है कि वो आदित्य ठाकरे, कहा जाता है, मुझे पता नहीं, आदित्य ठाकरे का पेट प्रोजेक्ट था कि पवई लेक के आसपास साइकिल ट्रैक बने। वो जब बनाने लगे बीएमसी वाले बिना बताए लोगों को, तो आईआईटी का एक पीएचडी का स्टूडेंट पीएल उसने कोर्ट में डाल दिया। तो कहने लगा तुम पीएल डाला, हमारा काम रुक गया, अभी तुम ये बोलो कि हम पवई लेक का काम करेंगे, तो क्या शर्त है कि तुम्हारा कोई बंदा पीएल नहीं डालेगा, तो पहले गारंटी तब मैं काम शुरू करूँगा। ये जिद, ईगो हर्ट हो गई। चलो जी, मीटिंग वीटिंग के बाहर आ गए। फिर अब मीटिंग हुई, तब तक हमें एक अच्छे एएमसी आ गए थे, अभी भी हैं बंगड़।
उनसे मीटिंग हुई, इसके बीच में कोशिश की, मिलते रहे, मिनिस्टरों को मिले, सब किया हमने। तो वो जब आ गए तो हमने फिर जाके मिले। वो बड़े आईएएस के ऑफिसर हैं, बड़े एकदम एफिशिएंट इस तरह के व्यक्ति हैं, उन्होंने भी ऐसी पूरी मीटिंग रखी, सब जमा हो गए, उनको सारा पवई लेक वालों ने, आईआईटी वालों ने एक 120 पेज की पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई है। सोलेकर जी बहुत फेमस हैं, उन्होंने भी कई लेक बचाए हैं, बम्बई के बाहर, बम्बई में तो चलती नहीं उनकी, जयपुर वगैरह उन्होंने बनाए हैं, उन्होंने दिखाया सारा और बताया कैसे ऑर्गेनिकली ट्रीट करेंगे हम, किस प्रकार से करेंगे, बड़ा इंप्रेसिव है। पर बीएमसी ने बोला हमने तो जी कंसल्टेंट बैठाया हुआ है, ये बंगट जी के पहले की बात है। तो वो बाहर के कंसल्टेंट, हमने पीछे एक इंटरव्यू लिया, तो बीएमसी के कोई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हंस रहे थे कि कंसल्टेंट बाहर से आते हैं, हमें वो बताते हैं जो हमें पता है। तो उन्होंने अपना खूब टाइम लिया, उन्होंने एक रिपोर्ट बना दी। टंडन साहब बैठे थे मीटिंग में जब बस वेला रसू के साथ, तो टंडन कंसल्टेंट थे, अच्छा उन्होंने फिर रिपोर्ट वोर्ट बना के दी कि सारे कल्वर्ट डाइवर्ट करने हैं हमको, एटीपी प्लांट में डालना, बड़ा ग्रैंड डिज़ाइन जैसे होता है, सब कुछ बताया उन्होंने। हमने कहा बहुत बढ़िया। तो वो रिपोर्ट लेके हम गए, तब तक बंगर जी को रिपोर्ट मिल गई थी। तो उन्होंने कहा हम ये काम करेंगे। तो आईआईटी वाले ने बोला चलो मिलके करते हैं। बोलते नहीं आपको तो नहीं दे सकते, करेगी बीएमसी, लेकिन आप चाहो तो आप मॉनिटरिंग कर सकते हो, ऑडिट कर सकते हो, आप पूरा हम हमको साथ में लेके चलने को तैयार हैं। फिर ये दोबारा नए सिरे से वो ट्रॉलर लगने की बात हुई, हार्वेस्टर वगैरह लगने की बात हुई। ये तो उसका इलाज है नहीं, जब तक ये पानी अंदर जाना बंद नहीं होता सही से तो आते रहेंगे। तो ये करेंगे लेकिन हम टेंडर भी निकालेंगे। उनके पहले एक टेंडर निकल चुका था। एक तो निकला हार्वेस्टर का, फिर एक टेंडर निकला साफ़ करने का, पता नहीं कितने करोड़ का। एमएलए ने फ़ोटो खिंचवा ली, सब कुछ हो गया। एमपी ने कहा मैंने किया, एमएलए ने कहा मैंने किया, आगे वो टेंडर चला ही नहीं। उसके बाद फिर गए अब क्या करना है? तो उसके बाद अभी कुछ दिन पहले हमारी एनवायरनमेंट मिनिस्टर महाराष्ट्र की, हमारे एमएलए, हमारे एमपी सभी ने जाके घाट के ऊपर फ़ोटो खिंचवाई कि हम एनवायरनमेंट बचाने आए हैं, उसका क्या हुआ पता नहीं। तो जब बंगर जी ने शुरू किया काम तो बोले डीपीआर आ गया है और डीपीआर कह रहा टेंडर निकलेगा, सो ही वाज़ वेरी क्लियर। और उन्होंने सब अपने बंदे भगाए, आईआईटी भेजा, आईआईटी के प्रोफ़ेसरों से बातचीत की, पूरा फुल फ्लेज्ड एक्शन चला। हमारा भी ज़रा हौसला बढ़ गया। बीच में ये सारे फ़ोटो अपॉर्च्युनिटी आगे गए, इस बार बंगर साहब भी थे। अब आगे क्या हमें नहीं पता, लेकिन टेंडर का प्रोसेस शुरू हो गया। जैसे ही वो गोल्फ क्लब बनने लगा, हमारा गोल्फ कोर्स बनने लगा, तो हमारे कुछ पवई के लोगों ने एक और पवई, सेव पवई लेके और कमेटी बनाई। उन्होंने सब पेपरों में दे दिया और सेव पेपर देने के बाद में वहाँ पर खूब रौनक लग गई, सब पेपरों ने छाप दिया, तो म्युनिसिपैलिटी को फटाफट स्टेटमेंट देनी पड़ी, हम बहुत जल्दी शुरू कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। एक हार्वेस्टर की जगह 5 आ गए। वो 4 घंटे चलते हैं, फिर बाद में कहाँ जाते हैं पता नहीं चलता। और वो तो आती रहेगी, हैसियत तो खासियत तो उसकी आती रहती है। तो अब यहाँ पर मामला है कि टेंडर का इंतज़ार हो रहा है और हार्वेस्टर कभी काम करता है, कभी नहीं करता। और अभी हम इस इंतज़ार में हैं कि कभी तो कोई तो करेगा कुछ, और हम फिर मिलना चाहते हैं उनको, कोशिश कर रहे हैं मीटिंग, और पूछें कि भैया हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसा है कि नागरिक तैयार है। फिर हमने एक लोगों को जागृत करने के लिए हमारे वहाँ के ग्रुप ने पवई पे साइलेंट हैंड होल्डिंग का करना है कि भई सेव पवई लेके, ऐसा उन्होंने कहा हम प्रोग्राम करेंगे। पुलिस ने कई दिन लगा के परमिशन दे दी और वो बोले बीएमसी के पास जाओ, बीएमसी के पास गए तो उन्होंने 11,000 रुपये हमसे माँगे। किस बात के कि वहाँ तुम हाथ पकड़ के खड़े रहने वाले, ना हम स्टेज लगाने वाले हैं, ना हम स्पीकर लगाने वाले, लेकिन हमें तो 11,000 चाहिए। और हमारे लोग डर गए, 11,000 किस बात के? वो कैंसल हो गई कैंपेन। यानी आप बीएमसी के लिए काम कर रहे हो, आप लोगों के लिए काम कर रहे हो, आपके पास साइलेंट मार्च कर रहे हो, मार्च भी नहीं, खड़े हो आप केवल पोस्टर लेके, वो भी बीएमसी को गँवारा नहीं है। तो हम कैसे अपेक्षा करें कि भई लोग आपका साथ दें, लोग बीएमसी का साथ दें, हमें पता नहीं चल रहा। और ये जो ड्रामा चल रहा है, मैंने इसलिए शुरू में बताया कि इतने करोड़ के तो ड्रामे चल चुके हैं। मिट्टी रिवर में मैंने बताया कि 1500 करोड़ का पूरा चल चुका, सारा प्रोजेक्ट चला, हर बार आप देखते होंगे क्रेन चला रही है, वहाँ पर हार्वेस्टर आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन जो कारण है जहाँ से पानी में गंदगी आ रही है उसका तो इलाज कर नहीं सकते आप। तो ऐसा इस समय पवई का सारा माहौल है और इस प्रकार से कथा पवई लेक की ऐसी एक बड़ी एंटरटेनिंग पिक्चर बन सकती है। तो आपको लगता है, कुछ उम्मीद मैं लगती है कुछ आपको? कुछ जोड़ना चाहता हूँ। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि प्रश्न केवल पवई लेक का नहीं है, एक सामाजिक मानसिकता का भी एक प्रश्न है। ये लोग नहीं चाहते कई कारणों से, इनकी नहीं, ईगो समाज तो तैयार हाँ, है। मैं उसी में आ रहा हूँ। हुँ। आपको पता है पूरे भारत में सिख गुरुद्वारों में, बड़े-बड़े गुरुद्वारे हैं, उसमें सरोवर होते हैं और वो सरोवर के जल को जो है एक प्रसाद के रूप में अमृत समझ के पिया जाता है, तो उसको उतना शुद्ध रखना पड़ता है। तो कोई सरकारी यंत्रणा नहीं आती उनको शुद्ध रखने के लिए। हर 2-5 साल में, क्योंकि सिल्ट तो देखो प्राकृतिक एक साइकिल है,
क्योंकि जो डस्ट उड़नी है उसने आना ही आना है। यहाँ पानी का जो स्रोत जो है, इनलेट है, उनके साथ में जो है वो सिल्ट आनी है, डिसिल्टिंग करनी पड़ती है। तो हर गुरुद्वारे में पीरियोडिकली जो है कार सेवा होती है। कार सेवा में क्या होता है कि वहाँ पे वो कार सेवा के एक जो गुरुद्वारे के साथ संबंधित है, जो जत्था है, उसके बाबा जी हैं, वो लीड लेते हैं। पूरा समाज जो है वो साथ में जुड़ जाता है। मैंने स्वयं ने पार्टिसिपेट किया हुआ मैंने है। को बताया ना अच्छा, कि आईआईटी के बचपन एलुमनी, में, हाँ, नहीं ठीक है, आपने जो कहा मैं मान गया। बचपन में हाँ कड़ाहे हाँ लेकर के बिल्कुल जाते थे, ठीक बिल्कुल। है। अच्छा, अभी सोचिए कि वो एक वॉलंटरी सर्विस है, और वैसी वॉलंटरी सर्विस आज हर जगह पे शहरी देने को तैयार है। बिल्कुल इनके ये जो प्रशासन और शासन में लोग बैठे हैं, इनकी ईगोस, इनका कि हर चीज़ में जो है हमारे हाथ में रहे, जब तक उसका निराकरण नहीं होगा तो समाज साथ में आ नहीं पाएगा। ये मेरा अनुभव पवैले के समय पे भी जो रहा। 1 करोड़ रुपए में अगर आज से 25 साल पहले ड्रेजिंग हो सकती थी, आज ये 30-30, 40-40 करोड़ रुपए का टेंडर निकालते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं। एक किरण करके, एक आईआईटी का शायद एलुमिनी है, वो उसने एक हार्वेस्टर बनाया, बड़ा सस्ता हार्वेस्टर बनाया हुआ है उसने। वो हार्वेस्टर जो है वो इसके ऊपर ये अपना छोटी सी बोर्ड के ऊपर भी आप लगा करके, तो होवरक्राफ्ट के ऊपर लगा कर ले जा सकते हो। क्यों नहीं उनके साथ में संपर्क करते, क्यों नहीं इनोवेटिव आइडिया जो है। आनंद मल्लिकावड़ का जब हमने सोल्यूशन दिया तो उसको क्या तकलीफ थी अधिकारी को कि सस्ता सोल्यूशन है, हल्का सोल्यूशन है। आईआईटी ने बड़ा सोल्यूशन भी दे दिया, पर नहीं हम आपको नहीं दे सकते क्योंकि आप फिर प्राइवेट स्पॉन्सर तो खा जाते, ज़मीन हमें अपने कब्जे में रखनी है। अगर आप देखेंगे पवई के उस तरफ जो गार्डन बना है जहाँ एलएनटी की तरफ है, वो गार्डन इतनी पुअर क्वालिटी का है और इतनी सुंदर जगह। वो हम बचपन में पार्ले से आते थे वहाँ पिकनिक मनाने, आज वहाँ पर इतनी बुरी हालत है, लेकिन वो आपको नहीं देंगे, हम तो प्राइवेट को देंगे तो प्राइवेट खा जाएगा, अपना कब्जा कर लेगा, तो हम ही करेंगे, टेंडर हम ही निकालेंगे और हम ही बनाएंगे, आप नहीं बना सकते। जबकि वो आईआईटी का पीएलआर जो ग्रुप है वो पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार था। तो जहाँ पब्लिक सपोर्ट कर सकती है, जहाँ करने को तैयार है, आपने देखा होगा पवई लेक में 2-3 ग्रुप हैं, वो बड़ी रस्म अदा करते हैं, 100-200 किलो वहाँ से निकालते हैं हेसिंत और कचरा, और बाद में उसकी फ़ोटो आ जाती है, पर समस्या उसे बहुत भारी है। अब इस समय बता रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में कितने हज़ार टन उन्होंने हेसिंत निकाली है। जब पता है इतना बड़ा प्रॉब्लम है और नागरिक सॉल्यूशन साथ में आने को तैयार है, तो फिर जो स्पीड से काम हो रहा है, जिस प्रकार से कोऑपरेशन लेने को तैयार नहीं है, आपको मीटिंग नहीं मिलती, मीटिंग में आपको कहानियाँ सुनाई जाती हैं। इसके कारण मेरा कहना है कि पवई लेक को अगर बचाना है, तो नागरिकों को लगना पड़ेगा, लेकिन शोर मचाना पड़ेगा। क्योंकि क्या है कि शोर मचाए बिना तो माँ भी दूध नहीं देते, ऐसा कहा जाता है, और ये तो बीएमसी है। तो अगर आप जाते हैं और जब जब तक चिल्ला-चिल्ली नहीं कर, समझो उस दिन अगर ये ह्यूमन चेन बना के, अगर ह्यूमन चेन वाला पहुँच जाते बिना परमिशन के बीएमसी का हक नहीं है, वैसे रोड के ऊपर खड़े होने रोक नहीं सकती। डर गए बेचारे आम नागरिक हैं। अगर खड़े हो जाते और पुलिस भी आ जाती और अगर लाठीचार्ज हो जाता, तब न्यूज़ बनता। न्यूज़ बनता। अभी वो बेचारे डर के बैठ गए तो न्यूज़ भी नहीं बनता। सो मैं नहीं कहता हूँ कि हल्ला हो, लेकिन मेरा कहना है कि ये लगातार पीछे पड़े रहेंगे तभी काम होते हैं। बीएमसी से काम निकलवाना। एक मज़ेदार बात बताता हूँ, मैंने आजकल ट्वीट करता हूँ, कोई गलत समस्या देखता हूँ, मुझे एस वार्ड के ट्विटर हैंडल से उसका रिस्पॉन्स भी आता है और उसका इलाज भी होता है। मतलब ये मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हो रहा है। तो कुछ ना कुछ लोग जागे हैं, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि पवई लेक को लेकर बीएमसी भी जागेगी, उनके अधिकारी भी जागेंगे, और हम ये जो लुका छुपी का खेल चल रहा है इतने सालों से, वो बंद होगा और लेक दोबारा मुंबई की जान बनेगा। देखिए, मैं समाप्त करना चाहूँगा ये वापस से क्या है कि लेक उस पूरे सामाजिक जो परिवेश का एक उदाहरण है। अक्सर अक्सर अपने समाज में हम देखते हैं कि जो समस्याएं चल रही हैं, जिनका निराकरण और समाधान जो है सामाजिक स्तर पे होना चाहिए, वो उसमें से क्या है, समाज जो है वो इतना ज़्यादा अलूफ रहता है कि ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं समस्या क्या है। अगली श्रेणी आती है कि जिनको पता है लेकिन करना क्या है वो पता नहीं है। तीसरी श्रेणी है कि उनको समस्या का भी पता है और करना क्या है ऐसा वो ध्यान में है, लेकिन करना कुछ नहीं है। चौथी श्रेणी जो है ना, वो ये है, हाँ समस्या पता है, करना क्या है और करना चाहते भी हैं। ये श्रेणी है, ये एक्टिव है। इसको जो शासन और प्रशासन को इनको साथ में लेना चाहिए। जैसे आपने एक अच्छे अनुभव आते हैं, जैसे आपने बताया कि एसवार्ड वाले हमेशा ट्वीट का जवाब देते हैं, बात भी करते हैं। ये सब जब होगा तो हमारे पूरे समाज, हमारे परिवेश के लिए अच्छी बात है। और दूसरी चीज़ जो है, मैं वो कहना चाहूँ इन जनरल सब जगह पे ही कि हम बहुत बड़ी विकास की बात करते हैं, हर चीज़ में विकास, अगर लोकल लेवल पे बीएमसी मतलब म्यूनसिपैलिटी लोकल बॉडी के लेवल पे, स्टेट लेवल पे, पर विकास जो है
वो सर्वस्पर्शी और कॉम्प्रिहेंसिव है कि नहीं है। मैं उसके संदर्भ में तो जो मेरी 2 ही लाइनें उसमें कहते हैं कि इतनी तरक्की कर ली हमने पिछले कुछ सालों में, बदल के रख दी अपनी पवित्र नदियों को हमने गंदे नालों में। तो ये जो एक मनस्थिति अपनी है ना कि भाई हम शायद स्नान करने से, मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा व्यक्तिगत विचार है कि किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से शायद पुण्य मिले ना मिले, लेकिन उसको स्वच्छ रखने में पुण्य जरूर मिलेगा। ये मेरा तो पवई लेक को भी तीर्थ स्थान हाँ, बनाना चाहिए। हाँ, तो आप हमारे नई बम्बई का तीर्थ स्थान ही है। हमारे शास्त्रों में तो जल का, हमारे तो पूरे उसमें अथर्ववेद तो भरा हुआ है उसके ऊपर। हमारा जो तकरीबन हर मतलब जो होता है, जो शांति मंत्र है, उसमें भी तो जल की उपासना है। थोड़े म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कर हाँ, दीजिए, उनको थोड़े मैसेज भेज दीजिए। उनको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि आप इसको भी देखोगे, देवस्थान है, जल तो देवस्थान है ही है ना जो है, तो आप उसको पकड़ के उसको उसी दृष्टिकोण से लीजिए, तो कुछ ना कुछ तो होगा। आज हमने कोशिश की कि पवई लेक की समस्या क्या है, उसके ऊपर प्रयत्न कैसे हुए, कैसे नहीं हो पाए, किस प्रकार से कई बार बीएमसी ने कोऑपरेट किया, कई बार नहीं किया, और किस प्रकार से बहुत सीरियस समस्या है कि बम्बई का एक तरह, मैंने जैसे पिछली बार कहा था, किडनी है जो हवा साफ रख सकती है, पानी साफ रख सकती है, वातावरण को स्वच्छ रख सकती है, बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करती है। ये सब जो स्थान है उसकी जो एक मुंबई का एक सेंट्रल वो एक पॉइंट है, उसको बचाना हमारे लिए और मुंबई के लिए, सबके लिए आवश्यक है। आशा है इसके ऊपर आगे काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।